इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका ने एक बार और हमारे तेल टैंकर्स पर हमला किया तो मध्यपुर में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो हमारे निशाने पर आ जाएंगे। मगर आपने गौर किया है, अब तक जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अमेरिकी पेशकश का जवाब ईरान ने नहीं दिया। क्या इसके पीछे ईरान के सुपर रेवोल्यूशनरीज का हाथ है? सही सुना आपने, सुपर रेवोल्यूशनरीज। क्या है ये सुपर रेवोल्यूशनरीज? और मैं उस सवाल का जवाब भी देने वाला हूं कि क्या रूस एक गुप्त रास्ते से ईरान को ड्रोन्स भेज रहा है? क्योंकि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इस युद्ध में ईरान का नुकसान हुआ और उसके काफी मिसाइल्स और ड्रोन्स कम हो गए, क्योंकि वो मिसाइल्स और ड्रोन्स गिर रहे थे अमेरिकी ठिकानों पर, इसराइल पर, मध्यपुर में। अब रूस उसकी भरपाई कर रहा है, मगर एक गुप्त रास्ते से। वो सब क्या है मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर है दोस्तों और बड़ा शो है, अंत तक मेरे साथ रहिएगा। मगर सबसे पहले IRGC की सख्त चेतावनी और क्या कह रहा ईरानी विदेश मंत्रालय, गौर फरमाएं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि अगर ईरानी तेल टैंकरों या कारोबारी जहाजों पर हमला हुआ तो जवाब में इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन जहाजों पर हमले किए जाएंगे। ईरान अपने तय समय पर देगा अमेरिकी शांति प्रस्ताव का जवाब। तेहरान से रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर्स के मुताबिक फिलहाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने पुष्टि की है कि ईरान सभी अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से आए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और अपना जवाब तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी सबसे बड़ा फोकस युद्ध खत्म करने पर है। उन्होंने इस 14 पॉइंट प्लान का जिक्र किया जो पिछले दिनों अमेरिका को भेजा गया था। बागाई ने कहा कि अभी कोशिश इस बात की हो रही है कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए और अमेरिका व ईरान के बीच जो डिफरेंसेस हैं उन्हें कैसे कम किया जाए। लेकिन इसका जवाब कब दिया जाएगा, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ईरान देरी क्यों कर रहा है, और साफ तौर पर दो वजह सामने उभर कर आ रही है। पहला, ईरान के सुपर रेवोल्यूशनरी। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट यह बता रही है कि ईरान के अंदर एक कट्टर तबका है, वो तबका जो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चाहता, जो चाहता है कि ईरान लगातार वॉर में बना रहे। और दूसरी तरफ रशिया, जो गुप्त रास्ते से मदद कर रहा है। और यह खबर कहीं और से नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स से आई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कहती क्या है। यह अपने आप में बहुत मायने रखती है और यह कहीं ना कहीं ईरान को एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। यानी कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। गौर फरमाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स की कैस्पियन सी वाली रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि रशिया कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को ड्रोन पार्ट्स भेज रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद हालिया युद्ध में हुए नुकसान के बाद ईरान की हमला करने की क्षमता, काबिलियत को दोबारा खड़ा करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़ाई के दौरान ईरान के करीब 60% ड्रोन स्टॉक को नुकसान हुआ था। द जेरूसलम पोस्ट ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि ईरान इस्राइल अमेरिका युद्ध के दौरान ईरान के 60% ड्रोन आर्सेनल का इस्तेमाल हो गया था। उसी रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अब कैस्पियन रूट के जरिए ड्रोन के पार्ट्स भेजकर तेहरान की सैन्य क्षमता फिर से मजबूत करने में मदद कर रहा है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको यह भी बताया था कि चाइना भी ईरान को एक ऐसा वेपन सिस्टम भेज रहा है जिसके बाद ईरान के आसमान पर ना कोई अमेरिकी जहाज उड़ पाएगा और ना कोई इस्राएली जहाज उड़ पाएगा। और वो भेजा जा रहा था एक तीसरे देश के रास्ते से। और यही वजह है कि ईरानी पोर्ट्स की, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ट्रंप ने कर दी थी। यह खबर CNN की तरफ से आई थी और जब इस पर ट्रंप से भी सवाल पूछा गया था तो ट्रंप ने सीधी धमकी चाइना को दिया था। यह बात अलग है कि वो चाइना जाने वाले हैं जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। बहरहाल, जो रहस्य बना हुआ है दोस्तों, वो कैस्पियन सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है, गौर फरमाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कैस्पियन सागर अब रूस और ईरान को जोड़ने वाला एक बेहद अहम बिजनेस रास्ता बन गया है, कमर्शियल रास्ता बन गया है। रिपोर्ट कहती है कि इस रास्ते का इस्तेमाल कानूनी और गुप्त दोनों तरह के व्यापार के लिए हो रहा है। इसी वजह से अमेरिकी सैन्य दबाव यानी मिलिट्री प्रेशर के बावजूद ईरान अमेरिका का मुकाबला करने के हालात में बना हुआ है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रशिया अब उन सामानों को भी कैस्पियन रूट से भेज रहा है जो आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे। इसी वजह से यह बताया गया है कि हॉर्मुज में मौजूदा नौसैनिक टकराव के कारण जहाजों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा हुआ है। मगर बड़ा सवाल, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कब होगी? और यह समझने के लिए आपको राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के इस बयान की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यह संदेश इन्होंने कहीं ना कहीं यहूदियों और ईसाइयों को दिया है, और मैं चाहूंगा आप इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें जो बहुत मायने रखता है। वो क्या कहते हैं? कह दो ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात पर जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को अपना रब नहीं बनाएंगे। फिर अगर वो मुंह फेर ले तो कह दो गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं, यानी सिर्फ उसी के आगे झुकने वाले हैं। अब बड़ा सवाल, ये जो बात मसूद पेजेश्कियां ने कही है, क्या यह संदेश अमेरिका को दिया जा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि अब बातचीत नहीं होगी, या कहीं ना कहीं यह संदेश ईरान की जनता के लिए है, यह बताने के लिए कि हम ना यहूदियों के सामने झुकने वाले हैं ना ईसाइयों के सामने? मसूद पेजेश्कियां का यह बयान बहुत मायने रखता है, और कहीं ना कहीं यह इशारा भी मिल रहा है कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें किस कदर हावी हो रही हैं, जिनका नाम सुपर रेवोल्यूशनरीज बताया जा रहा है। ये सुपर रेवोल्यूशनरीज क्या हैं? बस कुछ देर का इंतजार करें। मगर इस वक्त वेस्टर्न हलकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे कई तारें बह रही हैं। कई तारें हैं, ये तारें जिन्हें अगर काट दिया जाए तो पूरे खाड़ी में इंटरनेट खत्म हो जाएगा। सही सुना आपने। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कोबेसी लेटर के इस आर्टिकल की तरफ जो बहुत कुछ कहता है। गौर फरमाएं। अकॉर्डिंग टू कोबेसी लेटर, ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे गुजरने वाली 7 समुद्री इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल लेने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नए रूल्स में विदेशी कंपनियों को इन केबल्स के इस्तेमाल के लिए ईरान से परमिट लेना पड़ सकता है, उन्हें फीस भी देनी पड़ सकती है और ईरानी कानून मानने होंगे। केबल्स की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस भी ईरानी कंपनियों के हाथ में देने की बात हो रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जरूरत पड़ी तो इन केबल्स को सीधे निशाने पर लिया जा सकता है। यानी ईरान वही हॉर्मुज रणनीति अब डिजिटल दुनिया पर भी लागू करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ईरान जहाजों से टोल वसूलने वाला कानून भी वापस कर चुका है। अब तेहरान, यूरोप, एशिया और खाड़ी देशों के बीच डेटा ले जाने वाली इंटरनेट केबल्स पर भी वैसा ही दबाव बनाने की तैयारी में है। मतलब अब हॉर्मुज सिर्फ तेल का चोक पॉइंट नहीं बना रहेगा, बल्कि ग्लोबल इंटरनेट और कम्युनिकेशंस का भी अहम चोक पॉइंट बन सकता है। इन केबल्स से एशिया और यूरोप के बीच बहुत बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है। इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, क्लाउड सर्विसेज और सरकारी कम्युनिकेशंस जैसी चीजें शामिल हैं। यानी दुनिया की बड़ी डिजिटल और आर्थिक व्यवस्था का अहम हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है, जिन पर ईरान अब ज्यादा अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से IRGC चेतावनी दे रहा है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम उस डेटा केबल को काट देंगे। आप इसका मतलब समझते हैं? इस जंग की वजह से नंबर 1 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। नंबर 2, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे जो इंटरनेट केबल्स निकल रही हैं उसको लेकर ईरान मुआवजा चाहता है। यहां तक कि ईरान यह भी कह रहा है कि इसका रख रखाव भी हम ही करेंगे। और ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आपने ईरान में तबाही मचाई थी, जब उस पर आपने जंग थोपी थी, तो जाहिर सी बात है उसे मुआवजा चाहिए, उसे रेपरेशंस चाहिए। और इस बारे में एक अमेरिकी नेवल अधिकारी, नौसेना अधिकारी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पूर्व अमेरिकी नौसेना इंटेलिजेंस अधिकारी मैल्कम नैंस का कहना है कि ईरान जानबूझकर इस मुद्दे पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहा है ताकि उसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उनके मुताबिक ईरान शायद इस बारे में दोबारा खुलकर कुछ नहीं बोलेगा। वो इसे बस हर बातचीत में एक छिपे हुए संकेत या दबाव के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उनका कहना है कि ईरान इस काबिलियत को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय
सिर्फ उसे डर और संभावना को ही अपनी ताकत बना रहा है, यानी पॉसिबिलिटीज, उसे रोकने की पॉसिबिलिटी को ही अपनी ताकत बना रहा है। आखिर में मैल्कम नैंस कहते हैं, सबसे खतरनाक हथियार वो होता है जिसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखा आपने, ईरान इस तरह से चोक पॉइंट बना रहा है, ना सिर्फ तेल को लेकर बल्कि इंटरनेट डेटा को भी लेकर। और यकीन मानिए दोस्तों, जितना नुकसान तेल को लेकर दुनिया को होगा, उससे भी ज्यादा खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच में या वेस्टर्न यूरोप के बीच में जो कम्युनिकेशंस चल रहा है उसको लेकर हो रहा है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आईआरजीसी की इस धमकी की तरफ। आईआरजीसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप हमारे तेल टैंकर्स पर हमला करेंगे तो हम अमेरिका के जितने भी खाड़ी देशों में ठिकाने हैं उन्हें बर्बाद कर देंगे। पहले ही दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका के जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं उसे ईरान लगभग तबाह कर चुका है। ऊपर से आईआरजीसी की चेतावनी, और आईआरजीसी चेतावनी क्यों दे रहा है इसे भी हमें समझना पड़ेगा। गौर फरमाएं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर फारस की खाड़ी या उसके बाहर किसी भी ईरानी तेल टैंकर या कारोबारी जहाज पर हमला हुआ तो उसका भारी और डिसाइसिव जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा कि जवाब में इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दुश्मन जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। शनिवार शाम जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा, ईरान अपने समुद्री यानी सी इंटरेस्ट और अपने बिजनेस जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यानी डेडिकेटेड है, खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के स्ट्रैटेजिक पानी में विदेशी ताकतों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और अमेरिका क्या कर रहा है? मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जो मैगा पादरी हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि जो ट्रंप के अंधभक्त हैं, उनके जो कट्टर समर्थक हैं, उनसे जुड़े हुए ईसाई धर्मगुरुओं ने ट्रंप की सोने की मूर्ति बनाई। और बात वहां नहीं रुकी, ट्रंप फोन पर जुड़े। अब मैं ये वीडियो जो आपके सामने ला रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार मेहदी हसन ने यह अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। मैं चाहूंगा आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आप यह भी सुनेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं और कहते हैं, आपने जो मूर्ति बनाई है काश मैं वहां होता, बहुत धन्य हैं आप। यह चल रहा है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका जो मध्य पूर्व के देशों पर आरोप लगाता है कि तुम लोग अपने सुप्रीम लीडर के सामने नतमस्तक हो, और यहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोने की मूर्ति बना दी। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद देखिए। The statue is beautiful. You know, I saw it during the weekend. We had a big PGA tournament with a great champion and all great champions actually, but it was a great tournament and I got to look at it very closely and it's incredible. And I just want to thank you. I know it was done from love and I want to thank Mark Burns, a pastor. He's a good pastor. He's a good man. I've known him a long time. मगर एक सवाल लगातार किया जा रहा है और कल ही मैंने आपको बताया था कि CIA और मोसाद, उसकी निगाह लगातार बनी हुई है मुश्तबा खामेनी, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी पर। और एक चर्चा यह भी है कि ईरान की जो कट्टर सोच है या ईरान की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो ये व्यक्ति तय कर रहा है। हालांकि मेरा ऐसा नहीं मानना है, मेरा यह मानना है कि ईरान पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। यकीनन IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ताकतवर हुआ है, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों, कतई नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो डिफाइन कर रहा है। मगर सामने आ रही है सुपर रेवोल्यूशनरीज की बात, जिसका जिक्र CNN करता है। CNN का आर्टिकल आपके सामने, सुपर रेवोल्यूशनरीज, द रेडिकल ईरानियन हार्डलाइनर्स बेंट ऑन सैबोटेजिंग अ डील विद द US। CNN यहां कह रहा है कि ये जो सुपर रेवोल्यूशनरीज हैं, ये लोग ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी डील को नहीं चाहते, वो चाहते हैं युद्ध जारी रहे। कौन है सुपर रेवोल्यूशनरी? दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि 2015 में जब बराक ओबामा और ईरान के बीच में डील हुआ था, इन सुपर रेवोल्यूशनरीज ने उसका भी विरोध किया था। ये सुपर रेवोल्यूशनरीज किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ डील नहीं चाहते। कौन है ये? कहां से आए हैं? क्या ये वाकई ईरान की स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं? कितना दबाव है यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जो अब मैं आपके सामने लाया हूं। इस ग्रुप का नाम जेबे पायदारी एंड्योरेंस फ्रंट है। इसे अक्सर सुपर रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। ये लोग खुद को 1979 की ईरानी क्रांति के असली रक्षक मानते हैं। उसी क्रांति में
पश्चिम समर्थक शाह की सत्ता हटाई गई थी और उसकी जगह शिया इस्लामी विचारधारा पर आधारित सख्त शासन आया था। इनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली लड़ाई है। जर्मन थिंक टैंक के विशेषज्ञ हामिद रजा अजीजी के मुताबिक ये लोग मानते हैं कि शिया इस्लामी राज्य हमेशा बना रहना चाहिए और अपनी धार्मिक विचारधारा को लेकर काफी कट्टर हैं ये लोग। पिछले 2 महीनों में यह ग्रुप अमेरिका से रिश्ते सुधारने या समझौते करने के सबसे बड़े विरोधियों में सामने आया है। इससे यह भी पता चला है कि अली खामेनी की मौत के बाद ईरान के अंदर सत्ता को लेकर अलग अलग गुटों में खींचतान चल रही है। अभी तेहरान एक बड़े और अहम शांति समझौते की बातचीत में लगा हुआ है। इसका नतीजा तय कर सकता है कि आगे ईरान में कौन सा गुट सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 1 महीने से लगातार ईरान के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ और सुपर रेवोल्यूशनरी यानी कि एंड्योरेंस फ्रंट इसमें एक अहम किरदार निभा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपके सामने कार्यक्रम पेश करता हूं आप इसे बहुत ध्यान से सुनते होंगे और न सिर्फ ध्यान से सुनते होंगे, आप कम से कम अपने 10 से 20 दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करते होंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपके सामने सिर्फ खबरें नहीं लाता हूं, खबर के पीछे की जो खबर है, खबरों के पीछे के जो खिलाड़ी हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं। और इसीलिए आज मैंने चर्चा सुपर रेवोल्यूशनरीज की जो इस पूरे मामले में बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं। क्या यह वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है? क्या वाकई ईरान कई गुटों में बटा हुआ है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ईरान कई गुटों में बटा हुआ है। मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा यूनिफाइड है। मगर हां, जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।